बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम। सर आज कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं और तीन खबरें जिन पर हम तफसील से बात करेंगे। एक तो लाहौर वाक़या सर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। ये जो टाइमिंग है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुसूसन उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब क्या कह रहे थे और उनके जो स्टेटमेंट्स थी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम तो कुछ और कहते रहे और कि अगर हम इस हवाई अड्डे हमने दे दिए, एयर बेसिस दे दिए, तो शायद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर जो है वो दोबारा आ जाएगी। लेकिन जब हमने दिए भी नहीं और हम प्लेज कर रहे हैं कि नहीं देंगे, तो फिर ये क्यों हुआ, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और सर ख्वाजा आसिफ साहब की जमानत हो गई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फैज़ जारी है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स कुछ और कहती हैं। एंड देन द लास्ट वन, मरीम नवाज साहिबा ने जो आज जुमला कहा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नवाज शरीफ साहब की जान की जो जमानत है, जिंदगी की जो जमानत है, वो दे दें, कल ही आ जाएंगे। तो सर ये तो साबित हो गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार नहीं है। तो पहली खबर सर, क्या खबरें हैं? आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू चेक द होल सिचुएशन। हम कुछ और कहते रहे, अड्डे नहीं देंगे, और सर ये हो गया सब कुछ। दुश्मन क्या ताक में बैठा हुआ था कि या फिर हमें मैसेज दिया गया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि तुमने हमें आंखें दिखाई हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं? देखें, दुश्मन तो ताक में बैठा हुआ था क्योंकि अफ़गानिस्तान से अमेरिका की जो विड्रॉल है उसमें जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया वो हमारा जो पड़ोसी है उसके लिए काबिल कबूल नहीं था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया और ये एक गहरा तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान का असर रसूख मौजूद है अफ़गान तालिबान पर, और यही वजह है कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका और अफ़गान तालिबान एक टेबल पर आए। अब ये जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उसकी तमाम सरमायाकारी जो कि अफ़गान अवाम पर नहीं की गई थी, जो अफ़गान हुकूमतों पर की गई थी, उन हुकूमतों को भारत नवाज बनाने के लिए वो तमाम सरमायाकारी उनकी ज़ाया होने जा रही है। क्योंकि अमरीकी विड्रॉल के बाद अगर वहाँ अफ़गान तालिबान को मरकज़ी सियासी धारे में कोई कलीदी रोल मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स थीं पाकिस्तान के लिए, जो कि भारत नवाज गवर्नमेंट्स थीं, उनका असर रसूख कम हो जाएगा और फिर अफ़गानिस्तान से जो एक दहशतगर्दी करवाई जाती है पाकिस्तान के अंदर वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और भारत के जो कौंसल खाने दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, उस दहशतगर्दी में भी कमी आ सकती है। तो भारत को ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि अफगानिस्तान में कोई अमन आए या वहां पे कोई ऐसी कुव्वत जो है मरकजी धारे में आए जिसका कोई हमदर्दी का लेवल पाकिस्तान के साथ हो, या कोई ऐसा तासुर बने कि अब अफगानिस्तान में भारत नवाज जो धड़ा है वो इक़्तिदार में नहीं है। तो ये जो एक तो अफगानिस्तान से अमेरिका के विड्रॉल, इसको आप रखें ज़हन में हमारे नाजरीन। दूसरा आप देखें कि ये जो धमाका हुआ है इसके बारे में हमने जो बात की है लाहौर में ऑफिशियल्स के साथ, तो उन्होंने बिटवीन द लाइंस ये बात तस्दीक की है इस बात की कि इस धमाके की इन्वेस्टिगेशंस जो की गई हैं इब्तदाई, उसमें ये सामने आया है कि इसमें मास्टरमाइंड्स जो हैं वो बैरूनी हाथ थे। और बहुत तशवीशनाक बात यह है कि हाफिज सईद के घर से कुछ दूर ये धमाका हुआ है और IG पंजाब ने बहुत ही हाशमी साहब मानीखेज एक जुमला कहा है। साफियों ने उनसे जब पूछा कि कोई हाई वैल्यू टारगेट था यहाँ पे जिसको हिट करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि देखें हमारी यहाँ पे जो एक चौकी थी, अगर ये चौकी ना होती और हमारे जवानों की शहादतें ना होती तो हो सकता है कि जिस हाई वैल्यू टारगेट की जानिब आप इशारा कर रहे हैं हो सकता है कि वो हिट होता। तो इसका मतलब है कि बिटवीन द लाइंस उन्होंने भी एक तरह से ये कन्वे करने की कोशिश की है कि इस धमाके का निशाना
हाफिज सईद हो सकते थे। और हाफिज सईद को कौन निशाना बनाना चाहता है ये हम सब जानते हैं कि भारत ने किस तरह से उनके खिलाफ एक केस जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पर बिल्ड किया था। हालांकि पाकिस्तान ने हाफिज सईद की सरगर्मियां पहले ही महदूद कर दी हैं। जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो FATF का एक हमें एक्शन प्लान मिला है, तारीख का सख्त तरीन एक्शन प्लान जो किसी और मुल्क को नहीं मिला, और जितने इफेक्टिवली हमने उस पर अमल दरामद किया है, उसके बावजूद ये जो एक दहशतगर्दी की एफर्ट है और ये एक पूरी मुनज़्ज़म एक मनसूबाबंदी के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान से अमरीकी विड्रॉल, ऊपर से भारत जो है वो अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए और मकबूजा कश्मीर में अपनी बर्बरियत से तवज्जो हटाने के लिए। तो ये एक नेक्सस है और हमें बड़ा क्लियरली जो है हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इसके ऊपर आज खुलकर बात भी की है। और बहुत अहम बात यह है कि जिस वक्त क्विक क्वेश्चन मैं चाहूंगा क्विकली कमेंट कर दें। वो जो आप जिस तरफ जा रही हैं, ISI हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई है एंड दिस इज समथिंग रियली ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, उसकी बड़ी एक अपनी अहमियत है। जी, बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। ISI चीफ ने इस ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और जो पाकिस्तान की दीगर खुफिया एजेंसीज हैं उनके दरमियान जो इस वक्त कोऑर्डिनेशन है उस पर ब्रीफिंग दी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात हुई है और ख़ास तौर पर ये ब्रीफिंग एक ऐसे वक्त में हुई है जब ये लाहौर वाला धमाका जो है उसी वक्त ये हैपनिंग हो रही थी और दूसरी जानिब ये ब्रीफिंग जारी थी। तो इसका मतलब यह है कि पहले से जाहिर है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज तो आपके बैकड्रॉप में बहुत सा काम कर रही होती हैं, बहुत से उनके पास एविडेंस मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि हमारे पास पहले से एविडेंस मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके बारे में बहुत क्लियरली ये हिंट दे चुके थे कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका का विड्रॉल होगा तो बहुत सी कुव्वतें ये कोशिश करेंगी कि अफगानिस्तान में भी बदअमनी हो और फिर पाकिस्तान का भी उसके ऊपर इफेक्ट आए। और क्लियरली उनका इशारा भारत की जानिब था और ये एक बुरी खबर आज हमें सुनने को मिली है और एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, जिसका हमारी जो अस्करी क़यादत है और सिविल क़यादत वो बार बार इज़हार कर रही है कि बहुत ही मुश्किल हालात हो सकते हैं अगर अमेरिका अफगानिस्तान से एक ऐसी सूरत हाल में निकलता है जब वहाँ कोई पीसफुल पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होती, और उसके बगैर अगर अमेरिका निकल गया तो ये एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को भी और इस खित्ते को भी। राज साहब, दूसरी खबर, बल्कि ये जो बयान आज मरियम सफदर साहिबा ने दिया, सर मुझे तो वो मुज़ाहिका खेज भी लगा है। आपने वो जो बयानिया आप कौम के सामने रख रहे थे और बिल्टअप कर रहे थे मोमेंटम कि नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्हें मुल्क से बाहर भेजे हैं, प्लेट टेस्ट का एक पूरा ड्रामा रचाया गया। वो ड्रामा अब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये खुद लोग कह रहे हैं, इनके घर के लोग, यानी मरियम जिसे वो जो नून लीग के अंदर कहा जाता है कि वो रिप्लेस करेंगी नवाज शरीफ को, क़यादत संभालेंगी और भाई नहीं संभालेगा। अगर वहां से इस किस्म का बयान आए कि जनाब आप जिंदगी की जमानत दें तो नवाज शरीफ साहब कल ही वापस आ जाएंगे, इट मीन्स कि इट हैज नथिंग टू डू विद हिज सेहत, और बिल्कुल हशाश बशाश हैं वो। आपके नून लीग के लोग क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन विद इन द पार्टी पाया जाता है इस बयान के बाद? देखिए, पार्टी के अंदर तो ये फैसला कर लिया गया है कि मियां नवाज शरीफ अगले इलेक्शन तक कम से कम वापस नहीं आएंगे और अगले इलेक्शन के बाद भी वो उस सूरत में वापस आएंगे कि जब नून लीग को इक़्तिदार मिल जाए। यानी अगर नून लीग को इक़्तिदार मिल जाए तो फिर मियां नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की जाएगी। लेकिन एक्चुअली आप बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की सेहत, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है, तो उनकी सेहत के हवाले से और उनके इलाज मुआवजे के हवाले से लंदन से क्या अपडेट है? और दूसरा हमें यह भी बताएं कि उनका जो इस वक्त क़याम है वहाँ, उसका क्या लीगल स्टेटस है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल वीज़ा उनका एक्सटेंड हुआ है, और उनका जो इस वक्त वहाँ पे जिस तरीके से वो रह रहे हैं उसका कानूनी स्टेटस क्या है? देखिए राज साहब, हमें याद रखना होगा 20 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ साहब जिन हालात में बरतानिया आए, उस वक्त ये कहा गया था कि जनाब बहुत हालात ख़राब हैं और कुछ भी हो सकता है, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सर एवन फील्ड के बाहर खड़ा हो के ठंड के अंदर, वो मुझे रातें भी याद हैं, दिन भी याद हैं कि हम क्या रिपोर्ट करते रहे। वो हुसैन नवाज साहब बाहर निकलते थे और कहते थे कि जनाब बस दुआ करें और पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर वो डॉक्टर अदनान भी बाहर निकलते थे कि जनाब अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर्स की टीम आ रही है, कंसल्टेशन हो रही है, अमेरिका ले जाने की बात हो रही है और पता नहीं क्या क्या। उन्होंने तो हमें डॉक्टर बना दिया।
ऐसी ऐसी टर्म्स उन्होंने इस्तेमाल की कि हम अपने आप को मेडिकल फील्ड के बंदे समझना शुरू कर दिया हमने, क्योंकि वो ऐसा करते थे। अब बाहर आके तोते की तरह वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते और कहा जाता कि जनाब अब तो बहुत कुछ होने वाला है। 3-4 महीने खामोश रहे, फिर एकदम से सियासत शुरू हो गई, फिर अस्पताल भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, रिपोर्ट्स हमारे सामने पेश की कि देखिए बरतानिया के अंदर आप राय साहब आज आ जाएं और अपने रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट करवाना शुरू कर दें प्राइवेटली, कोई आपको नहीं रोकेगा, ना पूछेगा कि जनाब आप टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। एक दिन नवाज शरीफ साहब अस्पताल नहीं गए और हम पहले दिन से ही पीटते रहे कि नवाज शरीफ साहब अस्पताल क्यों नहीं जाते, क्यों उन्हें दाखिल नहीं करवाया जाता। फिर वो कोरोना का मसला शुरू हो गया, कोरोना भी खत्म हो गया, लोगों की जो सर्जरीज थी, इलेक्टिव सर्जरीज, और वो भी शुरू हो गई, और पता नहीं क्या क्या कुछ शुरू हो गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है, अभी लास्ट टाइम कब उनका कोई उनका लास्ट टाइम कब मेडिकल चेकअप हुआ है? कोई है आपके पास सर, खबर कि आखिरी मर्तबा कब आखिरी वो किसी चेकअप, हॉस्पिटल में जाते हुए, क्लिनिक में जाते हुए देखे आखिरी गए? चेकअप को सर 6 माह गुजर गए हैं। आखिरी चेकअप को जो रिपोर्ट किया गया है 6 माह से ज्यादा बल्कि टाइम हो गया है। जो आखिरी चेकअप, वो भी रूटीन चेकअप है। अगर आपका हार्ट का मसला हो तो आपने जाना ही जाना है, और आप जाके अपने रूटीन चेकअप करवाते हैं। तो इट हैज नथिंग टू डू कि जनाब इनकी जिंदगी को खतरा है। सर, जिंदगी की अगर अब बात करें तो वो तो आपकी भी और मेरी भी, जो आम लोग हैं, सबकी जिंदगी किसी वक्त भी, जो जमानत मरियम बीबी मांग रही है उसकी कौन जमानत देगा? कोई नहीं दे सकता। तो सिर्फ और सिर्फ अब कौम के ऊपर ये अया हो गया है, और लोग ये इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ना समझ सकेंगे किस किस्म का इलाज हुआ है और क्या हो रहा था। सब कुछ जो है वो, मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है ना कि जब तक इनकी गवर्नमेंट नहीं आएगी, ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, और जब तक इन्हें श्योरिटीज नहीं मिल जाती। और खैर, जिन लोगों ने श्योरिटीज देनी है उनका भी टेन्योर सर पूरा होने वाला है। माय क्वेश्चन इज कि नवाज शरीफ विल स्टे इन इंग्लैंड, और इसमें जो आपने वीजे की बात की है ना, विजिट वीजे पे काम चलता रहेगा और एक्सटेंशन पे मिलती रहेगी ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद के ऊपर, और उसको वो इस्तेमाल करेंगे। पासपोर्ट नहीं है, फिर होम ऑफिस जाएंगे, कहेंगे जनाब पासपोर्ट नहीं है, इन हालात में हम यहाँ पे आए थे। तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब बड़े बीमार हैं, वो फिर एक लिस्ट और एक वो पलंदा उनके साथ लगा दिया जाएगा। अच्छा, इसका जरा दूसरा पहलू भी सुन लेना कि अब तो उनकी पार्टी भी कहती है और बड़े फख्र से कहती है कि ठीक है, मियां साहब हशाश बशाश हैं और पोलो मैचेस भी देख रहे हैं अपने नवासे के। तो उनको अब तो उनका ये नैरेटिव है कि आप लोग जलते क्यों हैं, यानी हमारे जो मुखालफिन हैं वो मियां नवाज शरीफ की सेहत से जलते क्यों हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू जरा हाशमी साहब, आप जो कह रहे हैं कि वो जाली रिपोर्ट थी और कोई इनका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और अपेरेंटली लगता भी ऐसा नहीं है कि अब उनका कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन क्या ये आप नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत के सरबराह हैं, तो उनको तहकीकात नहीं करवानी चाहिए कि कौन था जिसने उनको धोखा दिया? अगर मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थीं और वो फैब्रिकेटेड थीं, प्राइम मिनिस्टर हुकूमत के सरबराह तहकीकात करवाएं, यास्मीन राशिद से भी तहकीकात करवाएं। वो मिनिस्टर थी पंजाब की, वो कहती हैं कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ धोखा हुआ है तो जरा इस पे भी जरा रोशनी डालें कि ये तहकीकात होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई तो क्या वजह हो सकती है। हमारी खबर तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ये तहकीकात करवाना चाहते थे, लेकिन फिर उनको कुछ दोस्तों ने, कुछ खास हल्कों ने मशवरा दिया कि ये तो एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा जनाब, आप इस पेंडोरास बॉक्स को ना खोलें, अब जो हो गया सो हो गया। यहाँ पर जो लोग नवाज शरीफ के साथ ना रोजाना की बात बुनियाद पे उनके इंटरेक्शन है और बहुत करीब हैं, जो उठते बैठते हैं, मेरी 2 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जनाब दुनिया की कोई ताकत नवाज शरीफ को पाकिस्तान से नहीं निकाल सकती थी। और ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि नवाज शरीफ केम, और इसकी एक वजह ये नहीं है कि कोई डील करके, और मैं ये सिर्फ उन सोर्सेज की वजह से आपको बता रहा हूँ। आपको याद रखना होगा, और दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, मेरी लंदन में कावे मुसावी से मुतादिद मुलाकातें हुई, और कावे मुसावी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। आप हाशमी साहब, आप तहकीकात की जानिब आए, तहकीकात होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत के सरबराह हैं, तहकीकात करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, और अगर नहीं करवा सकते तो उनकी क्या मजबूरी है? जरा मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं। आपको बता देता हूं, उनकी मजबूरी नहीं है, मजबूरी जो है ना वो रावलपिंडी है। वो लोग ये कहते हैं कि जनाब जिन लोगों से डील करके गए जी, मैं ये सुनना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये लफ्ज मैं सुनना चाह रहा था कि क्या मजबूरी है। अगली बात बताने लगा, कावे मुसावी बिलीव्स, कावे मुसावी ने का ये कहना है, हमने ये बात पहले कभी भी नहीं की। मैंने उससे ये पूछा कि तुम्हें लगता है कि जिस सिंगापुर अकाउंट की तुम बार बार बात करते हो कि वो अकाउंट कुछ ऐसा हो? उन्होंने कहा जनाब आई फर्मली बिलीव, और उसने मुझे ये बात बताई।
उसने कहा कि देयर वाज अ डील बिटवीन नवाज शरीफ एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान से उन्हें निकाला गया। और उसने पता है लफ्ज क्या इस्तेमाल किया था? डू यू थिंक दैट आई वाज बोर्न यस्टरडे? नो माय फ्रेंड। और डू यू थिंक दैट आई केम इन द लास्ट बस? नो माय फ्रेंड। ये डील का नतीजा था जिसलिए नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए। और वो बार बार जिक्र करता है उन अकाउंट्स का कि जनाब वो अकाउंट्स को एक्सेस दिया गया, बताया गया, पैसे दिए गए। तो मैंने खैर उससे 3-4 दफा ये पूछा भी कि आप हमें कुछ दिखाएं इस हवाले से अगर ये बात आपकी सच्ची है। बट वो ये कहता है कि डील हुई है और तिजोरियों के मुंह दिखाए गए हैं, जिस नतीजे में नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर आए। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो पहले डील कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि मैं डील नहीं करूंगा, कोई एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन अगर पहले प्राइम मिनिस्टर की मर्जी और मंशा के बगैर डील हो सकती है। मुझे पता है कि शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान का धरना इस्लामाबाद आया हुआ था और मुस्लिम लीग नून ने उसमें शिरकत करने के लिए बड़ा जोर लगाया था, एक माहौल बनाया था। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि अच्छा मुस्लिम लीग नून को मैं रोकूंगा इस धरने में शिरकत से, और वो धरना जारी था और उसके 2 दिन के बाद मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने की डील हो गई। तो जो डील पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं रोक सके, अगर उस किस्म की कोई डील या उससे मिलती जुलती कोई डील शहबाज शरीफ से होती है तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोक सकेंगे? और फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि नहीं इस वक्त कोई डील नहीं हो रही? ये सवाल ही नहीं पैदा होता किसी डील का। राज साहब रुक जाए, यहीं पे रुक जाए। डील आपको क्या लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर थे और इन्होंने रातों रात जाने की कोशिश की तो नहीं जा सके ना सर? बकायदा लोग हॉटलाइन पे मौजूद थे। इन्होंने सर किया क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि हाई कोर्ट में चले वो तो स्कोर इक्वल हो गया ना, एक दफा चले गए मियां नवाज शरीफ, एक दफा प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ को रोक लिया, स्कोर इक्वल हो गया। लेके आना चाहता हूं, देखें अदालतें जो है ना पाकिस्तान की, ये सर इस वक्त एक मजाक बनी हुई है, खुसूसन लाहौर हाई कोर्ट। आज जो ख्वाजा आसिफ के केस में वहां पर हुआ, वो ये कहते हैं कि जनाब ये हार्डशिप का केस नहीं था, ये मेडिकल ग्राउंड का केस नहीं था, लिहाजा ये 2 बातें ना सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है, इस बुनियाद के ऊपर आप ख्वाजा आसिफ को जो है वो बाहर ला सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं ला सकते। इंपॉर्टेंट चीज सर ये है कि हाई कोर्ट पे इन्वेस्टमेंट की गई है। अब आपको क्या लगता है ये जो नए जजेस आए हैं, इनमें से सर मैं कईयों को जानता हूं जो नून लीग का दम खम भरते थे, कस्में खाते थे, और बहुत सारे लोग तो सर ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े हुए हैं सर, उनके एक फैमिली ने। तो सर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एनेक्स्चर है, पॉलिटिकल एनेक्स्चर, और ये जो कंसोर्शियम बना हुआ है ना जजों का और पॉलिटिकल पार्टीज का, ये रास्ता इस्तेमाल किया गया उस रात भी जब शहबाज शरीफ बाहर जाना चाहते थे। सर जब इनकी जमानतें अपीलों में जाएंगी ख्वाजा आसिफ की सुप्रीम कोर्ट में, वहां से सर ये कैंसिल हो जाएंगी, और ये रास्ता इख्तियार किया गया। इन्होंने तो भरपूर कोशिश की कि वाया लाहौर हाई कोर्ट मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन सर इमरान खान ने रोक लिया, आपके सामने रोका है। इदारे हरकत में आए, चाहे वो इदारे आए जिनको जी अब वो उसमें ये भी देखे ना, स्कोर तो इक्वल हो गया है, लेकिन उसके बाद खुद शेख रशीद कह रहे हैं स्कोर इक्वल होने के बाद कि 3 से 5 मुलाकातें शेख रशीद के बकौल शहबाज शरीफ ने की हैं रावलपिंडी में ताकतवर हलकों के नुमाइंदों से। इसका मतलब है कि स्कोर इक्वल होने के बावजूद राब्ते जो हैं वो जारी हैं। बाकी जो आप अदालतों की बात कर रहे हैं, जाहिर है कि अदालतों ने इन केसेस का फैसला करना है। एक तासुर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ खानदान को बड़ा ही हंगामी बुनियादों पर रिलीफ मिलता है, लेकिन ये अदालतें जो हैं वो सारे फरीकों के साथ ही ऐसा करती रही हैं। हमें ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सवाल उठते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस पर भी जो कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के बारे में ये तासुर तो अब एक ओपन सीक्रेट है कि वहां से बड़ा ही स्पेशल रिलीफ जो है वो बड़ा हंगामी मिलता है शरीफ खानदान को, खास तौर पर शहबाज शरीफ को। लेकिन ओवरऑल हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का तासुर कायम करने में नाकाम रही है। और सबसे अहम बात यह है कि ख्वाजा आसिफ की जमानत पर आपको पता है कि किसको सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ होगा? आप गेस करें, आज आपसे कसौटी का सवाल। नवाज शरीफ को हुआ होगा। देखें, ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून में वो शख्सियत हैं जो मियां नवाज शरीफ के बाद सबसे ज्यादा जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नापसंद करते हैं। इस नापसंदीदगी का इजहार वो निजी महफिलों में और अपने वुज़रा के सामने भी करते रहे हैं। शायद उसकी एक वजह वो भी है, वो जो उन्होंने जब तहरीक इंसाफ दोबारा कौमी असम्बली में आ गई थी, पहले इस्तीफे देने के बाद, जब वो अपोजिशन में थी और धरने के बाद, तो उन्होंने वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। तो ख्वाजा आसिफ
के बारे में ओपन सीक्रेट है शहर इक़्तिदार में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनको सख्त नापसंद करते हैं, और ख़ुद उन्होंने ये तस्लीम भी किया था कि ख्वाजा आसिफ के अकामे के हवाले से उन्होंने DGFIA, जो आपके एक्स DGFIA थे बशीर मेमन, उनको ये जरूर कहा था कि ये जरा अकामे वाला मामला देखें, ये किस तरह हो सकता है कि इधर यहाँ पे एक सिटिंग मिनिस्टर है, उसका अकामा भी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नापसंदीदगी का। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो दुख, तकलीफ, जो कर्ब हुआ होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस जमानत से हुआ होगा। और ये नेचुरल सी बात भी है, जब आपके मुखालफीन जो है उनको इस तरह से जमानत मिले या कोई रिलीफ मिले तो फिर तकलीफ तो होती है। आप कह रहे हैं सर, मेरा ख्याल है कि मैं कंक्लूजन की तरफ हम चलते हैं। आखिरी बात मैं कह दूं, सर कोई एडवेंचर नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे नहीं कि अब कोई पॉलिटिकल एडवेंचर हो सके, और अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को मैसेज कन्वे भी हो चुका होगा कि जनाब जरा इंतजार करें और अब कुछ ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी की लहर अगर जिस तरह ये इसका आगाज अल्लाह ना करे हो गया तो ये बहुत हालात मुश्किल हो जाएंगे। हमें ये याद रखना होगा। आपका योर पॉइंट इज टेकन, लेकिन एडवेंचर नहीं होगा। लेकिन ये तासुर अगर मौजूद रहे कि इस्टेब्लिशमेंट के शहबाज शरीफ से या अपोजिशन से राब्ते हैं, तो ये तासुर अपोजिशन को सूट करता है। क्यों? क्योंकि हुकूमत को जो वो ऐसी तजावीज़ जो हुकूमत नहीं मानने के लिए तैयार होती किसी भी सूरत हाल में, तो वो इसको एक आप कह सकते हैं कि टूल के तौर पे भी ये तासुर यूज होता है कि देखें हमारे उधर भी राब्ते हैं या हमसे राब्ते करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तासुर जरूर मौजूद रहेगा। इस तरह की खबरें लीक भी होती रहेंगी और उनकी कोई तरदीद भी नहीं आएगी। आप ये भी देखेंगे एडवेंचर, पॉइंट टेकन, यू आर वेरी राइट कि किसी एडवेंचर की गुंजाइश नहीं है। मुल्क को, हुकूमत को पूरे करने चाहिए। जिस तरह भी हो, इस हुकूमत के अगर 5 साल पूरे नहीं होंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। लेकिन ये तासुर आप देखेंगे कि ये मौजूद रहेगा और ये डेलिबरेटली ऑन पर्पस ये तासुर जो है वो बरकरार रखा जाएगा, ताकि जरा ये भी कोई तासुर ना बने ना कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलावा। सर मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा था, लेकिन ये बात जरूर कर दूंगा। अब आपकी बातें मैंने सुनी, मुझे ऐसा लगा कि सोहेल वड़ैच साहब वाली वो बात जो है ना वो एकदम रिव्यू मेरे सामने आ गई। वो ये कहते हैं कि अगर फेयर एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो क्रिज्मेटिक लीडरशिप जो है वो मरीम नवाज और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगी, और अगर कंट्रोल इलेक्शन हुए और कुछ हुआ तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हो गए। तो ये सर मुझे तो आपकी बातों से कुछ ऐसे लगा है। ये इलेक्शन वाला जो है ना टॉपिक, ये हम किसी अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बड़ी मजे की इसके अंदर कुछ जो है ना नुकात मेरे पास हैं और कुछ सर्वेज भी हैं, इसको डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में। राइट, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा प्रोग्राम था दो टोक। थोड़ी सी हमारी जो है वो बहस मुबाहिसा भी आपने सुना, और यही हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा हम डिबेट करें और आपके सामने जो एक नया पर्सपेक्टिव रख सकें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा। अल्लाह।